नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम बनजोत है। क्या आपने कभी ये सुना है कि यदि एक ही प्रकार के नमूने दो अलग अलग प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे जाएं तो उनके नतीजों में अंतर आता है? ऐसा हुआ है गाम्बिया के उन 70 बच्चों की मौत के विषय में, जिसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को 5 अक्टूबर को आगाह किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपने एक प्रोडक्ट अलर्ट जारी करते हुए ये बात कही कि इन 70 बच्चों का मौतों का लिंक भारत स्थित एक कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई दवाओं से हो सकता है। अब इस महीने 15 या 16 दिसंबर के बीच आपने सुर्खियां पढ़ी होंगी कि भारत सरकार के औषधि नियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर ने एक जांच की और जांच में ये पाया कि उन चारों दवाओं की बात जिसकी बात WHO ने की थी, वो चारों दवाएं बिल्कुल ठीक थीं और उनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या किसी तरह का कोई टॉक्सिन या जहर मौजूद नहीं था। ऐसा लिखते हुए ड्रग कंट्रोलर ने एक पत्र WHO को जारी किया 13 दिसंबर को, और वह पत्र भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया को 15 दिसंबर को रिलीज़ किया। पर क्या ये पूरा सच था कि वह दवाएं जिनकी बात WHO ने की और जिनके बारे में ऐसा कहा कि इन दवाओं में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स मौजूद थे जिसकी वजह से वो मौतें हो सकती हैं, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। द वायर को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक उन दवाओं में DEG यानी कि डाई इथाइल ग्लाइकॉल और इथाइल ग्लाइकॉल नामक दो टॉक्सिन मौजूद थे। यह रिपोर्ट स्विट्ज़रलैंड स्थित एक प्रयोगशाला की थी। उस प्रयोगशाला में WHO ने उन 4 दवाओं का सैंपल जांच के लिए भेजा था और उस रिपोर्ट को उस स्विस लैब ने 30 सितंबर को पूरा करके WHO को वापस भेज दिया। DEG और EG आखिर क्या हैं? DEG या डाई इथाइल ग्लाइकॉल ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पसेस में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड में भी होता है और इन दोनों का ही इस्तेमाल दवाओं में पूरे तरीके से बैन्ड है क्योंकि यह जहर का काम करती हैं। स्विट्ज़रलैंड स्थित लैब ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा वो हम आपको बताते हैं। उस लैब की रिपोर्ट के अनुसार जो 4 दवाएं थीं, उसमें से एक प्रोमेथेज़िन ओरल सॉल्यूशन था, उसमें 21.3% DEG था। 21.3%। कोफेमैक्सिलिन बेबी कफ सिरप में 2.3% DEG था। मेकॉफ बेबी कफ सिरप में 1% DEG था और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप में 11.8% DEG था। अब इन आंकड़ों का क्या मतलब है? एक सीधा तो मतलब ये है कि जब ये जहर हैं और इनको दवाओं में होना ही नहीं है तो स्वाभाविक रूप से ये दवाओं में इनका होना अच्छी बात नहीं थी। यदि हम पीछे इतिहास में जाए तो हम पाएंगे कि हैती नामक देश में भी एक बार DEG के कारण कई बच्चों की मौत हुई और उन दवाओं में जो DEG का प्रतिशत था वो 14% था। इसी प्रकार पनामा में भी 21 बच्चों की मौत DEG जो कि दवाओं में मिले थे उसके कारण हुई थी 2006 में, और उनमें DEG का प्रतिशत 8.1 था। अब जो DEG मिला जिनका निर्माण भारत स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने किया था और जिन्हें गाम्बिया पहुंचाया गया था, उनमें मिलने वाले DEG का अमाउंट 21.3% था। स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा था और यदि इन दवाओं को कई डोजेस के रूप में लिया जाए तो मौत हो जाना लगभग तय है। अब जबकि विज्ञान इस बारे में क्लियर है कि DEG यदि दवाओं में पाया जाएगा और इस भारी मात्रा में पाया जाएगा और उसका सेवन यदि बच्चे बार बार करेंगे तो मौत हो जाना लगभग तय है, पर हमारे औषधि नियंत्रक ने जो जांच की और उसकी जांच की रिपोर्ट तो उन्होंने सार्वजनिक नहीं की, पर उस रिपोर्ट के बारे में कहा कि उनकी जांच में उन चारों दवाओं में ना तो DEG मिला
ना तो ईजी मिला और किसी भी प्रकार का उन दवाओं में कोई भी कंटामिनेशन नहीं था। सरकार ने रिपोर्ट नहीं जारी की। सरकार ने ये भी नहीं बताया कि उस सारी टेस्टिंग की प्रक्रिया की मेथडोलॉजी क्या थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात सरकार ने नहीं बताई वह ये कि आखिर वो कंट्रोल सैंपल जिनकी जांच सरकार ने की थी, क्या उन कंट्रोल सैंपल्स को ठीक से कंपनी ने रखा था। कंट्रोल सैंपल्स वो सैंपल होते हैं जो किसी भी कंपनी को हर उस बैच के संभाल के रखने होते हैं जिस बैच को वो मार्केट में रिलीज़ करता है। यानी कि हर बैच को मार्केट में रिलीज़ करने के पहले कंपनी को उस बैच के कुछ नमूने या कुछ सैंपल्स संभाल के रखने होते हैं जिन्हें कि कंट्रोल सैंपल्स कहते हैं। और इन्हें इसलिए संभाल के रखा जाता है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की जांच की ज़रूरत पड़े तो वह जांच की जा सके। अब जब ये मुद्दा पहली बार अक्टूबर में उठा तब हरियाणा ड्रग कंट्रोलर और भारत के औषधि नियंत्रक ने भी ये बात कही कि उस कंपनी ने अपने रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे थे। अब उस रिकॉर्ड को ठीक से नहीं रखे जाने का क्या मतलब था, ये सरकार ने उस समय ठीक से स्पष्ट नहीं किया। और क्या उस रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखने की प्रक्रिया में कंट्रोल सैंपल्स का रखा जाना भी शामिल था, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो कुल मिला के वह रिपोर्ट जिसके बेसिस पे सरकार ये दावा कर रही है कि उन दवाओं में डीजी या ईजी नामक कोई भी कंटामिनेशन नहीं मिला, उस रिपोर्ट के बहुत सारे पहलू अभी हमें नहीं पता है और सरकार ने भी उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। बस यही कहा है कि वह सारी दवाएं पूरी तरीके से ठीक थी और मानकों के अनुसार थी। भारत सरकार अब इस बात पे भी अड़ा है और उसका विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये कहना है कि हमें आपने 1-to-1 कॉज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने हमें अभी तक ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जो कि डायरेक्टली ये इस्टेब्लिश कर सके कि बच्चों की मौत इन दवाओं के कारण ही हुई थी। उनमें डीजी चाहे था या नहीं था, पर क्या इन्हीं के कारण बच्चों की मौत हुई, इस बाबत आपने हमें कोई भी सबूत अभी नहीं दिया है। WHO का कहना है कि ये कॉजेलिटी असेसमेंट अभी जारी है गाम्बिया सरकार के साथ मिलके। इसी बीच द वायर ने गाम्बिया स्थित एक एपिडेमियोलॉजिस्ट अदीमो पीटर अदेवायु से बातचीत की। ये एपिडेमियोलॉजिस्ट गाम्बिया सरकार द्वारा बनाए गए उस तंत्र का हिस्सा है जिसका काम, जब ये बच्चों की मौतें होने शुरू होने लगी तो उस तंत्र का काम उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिलके इन मौतों की जांच करना था। इन एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि भारत के ड्रग कंट्रोलर ने जो दवाओं को एकदम ठीक बता दिया, उस रिपोर्ट को माना जाना अनबिलीवेबल है। यानी उनके लिए इस रिपोर्ट को मानना लगभग नामुमकिन है। उनका कहना है कि जब स्विस लैब में डीजी और ईजी मिला तो ये अपने आप में ही एक क्रिमिनल एक्ट था। अब रह गई 1-to-1 कॉज इस्टेब्लिश करने की बात, तो वो ये कहते हैं कि इसके लिए वो मौतें जो हुई उन बच्चों की बॉडीज़ की ऑटोप्सीज़ की ज़रूरत थी। ये फील्ड में प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर वह पेरेंट जिसके बच्चे की मौत हुई वह बड़ी आसानी से अपने बच्चे की बॉडी ऑटोप्सी के लिए दे देगा, ये थोड़ा मुश्किल है। उनका ये भी कहना था कि ये एक छोटा सा मुस्लिम देश है जहाँ की मरते ही जल्दी ही बच्चों को दफना दिया जाता है, पर वो कॉजेलिटी असेसमेंट का काम अभी भी जारी है। पर डीजी और ईजी का दवाओं में पाया जाना स्विस लैब की रिपोर्ट के अनुसार उनके मुताबिक काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि बच्चों की मौत का लिंक इन दवाओं से था। उनका ये भी कहना था कि जैसे ही गाम्बिया की सरकार ने इन 4 दवाओं को मार्केट से और घर घर जाके घरों से हटाया, उसी के बाद एक्यूट किडनी इंजरी जिससे कि बच्चों की मौत हुई इन दवाओं के कारण, उसके केसेस आने लगभग बंद हो गए और मौतें तो पूरी तरीके से बंद हो गई। इसका अभी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर यदि हम WHO के जो वीकली बुलेटिन्स हैं जो कि हर हफ्ते होने वाली इन मौतों का आंकड़ा देखते थे, उसकी तरफ देखें तो हम पाएंगे कि अक्टूबर में जब WHO ने प्रोडक्ट अलर्ट इशू किया और गाम्बिया की सरकार ने इन दवाओं को मार्केट से हटा लिया, तो उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते होने वाली मौतें और केसेस में एक तरह का
ठहराव आ गया। ये तथ्य जो कि वीकली बुलेटिन में WHO के निकल के आया, उन एपिडेमोलॉजिस्ट की बात को लगभग साबित करता था। इस स्विस लैब की रिपोर्ट जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं, इससे जुड़ी ये एक रिपोर्ट और ये सारी डिटेल्स द वायर ने 19 दिसंबर को अपनी वेबसाइट में अंग्रेजी में प्रकाशित की। 20 दिसंबर की शाम को इसी घटना में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। गाम्बिया की सरकार ने अक्टूबर में ही अपने पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई थी जिसका काम ये था कि वह इन 70 बच्चों की मौत की तह तक जा सके और ये पता लगाए कि आखिर उन बच्चों की मौत क्यों हुई और इसे आगे भविष्य में कैसे रोका जाए। उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गाम्बिया के पार्लियामेंट में 20 दिसंबर को सौंप दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने, गाम्बिया के पार्लियामेंटेरियंस ने ये साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा कि 70 बच्चों की मौत का कारण भारत स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ही है और उन्होंने कहा कि इस कंपनी को अब प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और इस पर एक केस चलाया जाना चाहिए। एक बात जो पार्लियामेंटेरियंस ने, गाम्बिया के पार्लियामेंटेरियंस ने उस रिपोर्ट में कही, वो इस प्रकार थी: The select committee is convinced that Maiden Pharmaceuticals Limited is culpable and should be held accountable for exporting the contaminated medicines that was linked to the death of 70 children in the Gambia। यानी कि वो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने जो दवाएं जून में गाम्बिया में भेजी, उसी के कारण उन 70 बच्चों की मौत हुई। गाम्बिया के ड्रग रेगुलेटर ने उस कमेटी को ये भी बताया कि उनके पास जो दवाएं उस देश में इंपोर्ट होके आती हैं, उनके जांच के लिए कोई लैब फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए वह उन सर्टिफिकेट्स पे भरोसा करती हैं जो कि दवा बनाने वाली कंपनी अपने हर बैच के लिए इशू करती है। नियमों के मुताबिक हर उस बैच को जिसे किसी मार्केट में रिलीज़ किया जाता है, रिलीज़ करने के दौरान दवा बनाने वाली कंपनी को उन मेडिसिन्स की जांच करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है कि ये मेडिसिन्स खाने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है और इन्हें खाने से किसी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ आप में नहीं जाएगा। इस प्रकार गाम्बिया का रेगुलेटर ये बात कह रहा है कि चूँकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने कंपनी द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट्स पे ही पूरी तरीके से भरोसा किया और वह दवाएं बच्चों को दी। जो बच्चे मौत का शिकार हुए, उनके सिम्टम्स के बारे में उस कमेटी ने लिखा: The lab results of the organ functions of these children showed very high levels of creatinine, liver enzymes and uric acid that is very inconsistent for children mostly under 2 years. The autopsy results of 2 of them showed multi-organ failure and fatty necrosis explains that there was a toxin that was causing multi-organ failure in these children। यानी कि उनके जो लैब रिजल्ट्स आए वो ये बात के बारे में बोल रहे थे कि बच्चों जिन बच्चों की मौत हुई उनमें क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा था, लीवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा थे और यूरिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि वह 2 साल के बच्चों में ऐसा कभी नहीं पाया गया। 2 साल के बच्चों में इतना ज़्यादा यूरिक एसिड कभी नहीं पाया जाता है जो कि उन बच्चों में पाया गया जिनकी मौत हो गई। कमेटी ने यह भी कहा कि जो ऑटोप्सी के रिजल्ट आए बच्चों के, उसमें ये दिखता था कि बच्चों के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, यानी कि सारे अंग उनके खराब हो गए और उन्हें इस बात की लगभग पुष्टि कर दी कि इन दवाओं में कोई जहर मिला हुआ था। वह जहर यानी कि DEG, जिसकी बात स्विस लैब रिपोर्ट भी कह रही थी। बहरहाल आज यानी 21 दिसंबर तक भारत सरकार ने गाम्बिया की पार्लियामेंट की इस रिपोर्ट पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये मामला बहुत सीरियस है क्योंकि गाम्बिया की पार्लियामेंट उस दवा कंपनी को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार मान रही है जिस दवा कंपनी को भारत सरकार पूरी तरीके से क्लीन चिट दे चुकी है। आने वाले दिनों में इस विषय पर और आगे क्या होता है, इसे जानने के लिए आप द वायर की वेबसाइट और द वायर के YouTube चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।